हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अब WBC। ठीक है, WBC RBC पढ़ा दी थी, अब WBC के बारे में बात करते हैं। WBC के बारे में पढ़ते हैं अब। ठीक है, तो WBC को बोलते क्या है? पहला फॉर्म्ड एलिमेंट था RBC, तो सबको पता है RBC का मतलब क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं WBC। ठीक है, WBC को क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म क्या है WBC का? वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे WBC का फुल फॉर्म। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं WBC को बोलते क्या है। ठीक है, WBC को हम किस नाम से भी बोल सकते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से भी बोल सकते हैं। किस नाम से भी बोल सकते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट के नाम से भी बोल सकते हैं हम WBC को। ठीक है, ये हो गया हमारा पढ़ने से पहले थोड़ा माइंड मैप होना चाहिए ना, कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे तो। ठीक है, ये हो गया हमारा थोड़ा माइंड मैप WBC पढ़ने से पहले। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले WBC में सबसे पहला पॉइंट क्या बोलोगे? WBC में जो वाइट ब्लड सेल, जो कॉर्पस्कल्स हैं यानी ल्यूकोसाइट्स जिसको बोलते हैं जनरली, ठीक है, जिसको हम जनरली ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो ल्यूकोसाइट क्या होती है? सबसे पहला पॉइंट क्या बोलोगे ल्यूकोसाइट में? ल्यूकोसाइट इज अ मोस्ट एक्टिव और मोटाइल सेल। क्या होती है? मोस्ट एक्टिव और मोटाइल सेल होती है, जो कहाँ पे पाई जाती है? ब्लड में और लिम्फ में। ठीक है, ल्यूकोसाइट जनरली एक्टिव होती है और मोटाइल भी होती है। एक्टिव और मोटाइल होने के साथ साथ कहाँ पे पाई जाती है? ब्लड और लिम्फ में, दोनों में। ठीक है, तो अगर हम पहला पॉइंट लिखें ल्यूकोसाइट के बारे में, तो ल्यूकोसाइट्स आर मोस्ट एक्टिव एंड मोटाइल। क्या मोस्ट एक्टिव एंड मोटाइल होती है? ये हमेशा ध्यान रखना, नीट में बहुत पूछता है। मोस्ट एक्टिव एंड मोटाइल, और एक कहां पे पाई जाती है? ब्लड और कहां पे? लिम्फ। ब्लड और लिम्फ। ठीक है ना, ये पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट समझो क्या है? ल्यूकोसाइट आर मोस्ट एक्टिव। क्या है? मोस्ट एक्टिव और मोटाइल। क्या है? मोटाइल, और ब्लड एज वेल एज लिम्फ। तो पता होना चाहिए WBC, पहला पॉइंट, WBC एक्टिव भी होती है और मोटाइल भी होती है, और कहां पे? ब्लड और लिम्फ में भी पाई जाती है। ठीक है, अब हम देखो WBC सब पहला पॉइंट पढ़ लिया कि एक्टिव और मोटाइल है। अब जो दूसरा पॉइंट है, अब दिमाग में आ रहा होगा WBC का शेप कैसा है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लिएटेड है कि ई न्यूक्लिएटेड है? ठीक है, क्या न्यूक्लिएटेड है कि ई न्यूक्लिएटेड है ये WBC? तो ये समझ में आना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो हम दूसरा पॉइंट में क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट क्या है? न्यूक्लिएटेड। क्या है? ल्यूकोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड। ठीक है, न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या समझे? जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। क्या है? न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या समझे? न्यूक्लियस क्या हो? प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, जिसमें क्या हो? न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उसको न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या बोलोगे? इसमें हीमोग्लोबिन कैसा होता है? तीसरा पॉइंट में हीमोग्लोबिन कैसा होता है? कम होता है, ज्यादा होता है, तो क्या बोलोगे? लैक हीमोग्लोबिन होता है। और इसका कलर कैसा होता है? कलर होता है, ये कलरलेस होती है? कलरलेस होती है। तो तीसरे पॉइंट में क्या बोलोगे? ल्यूकोसाइट है कलरलेस, ल्यूकोसाइट्स आर
कलरलेस एंड लैक हीमोग्लोबिन। ठीक है, इस पॉइंट को मतलब समझना, जो ल्यूकोसाइट होती है वो कैसी होती है, कलरलेस होती है, और हीमोग्लोबिन इसमें बहुत कम पाया जाता है, यानी ना के बराबर पाया जाता है। सीधी बात, कैसे पाया जाता है, ना के बराबर। ठीक है, समझ में आ रही ना। हाँ, ल्यूकोसाइट आर कलरलेस एंड लैक हीमोग्लोबिन। ये हो गया तुम्हारा तीसरा पॉइंट। चलो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, चौथा पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। इसका शेप कैसा होता है। ठीक है, शेप कैसा होता है, अगर हम इसके शेप के बारे में पढ़ें तो क्या, शेप के बारे में पढ़ें तो क्या बोलोगे, ल्यूकोसाइट का शेप कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप होता है। कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप होता है। इर्रेगुलर शेप क्यों, क्योंकि इसका कोई शेप ही नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि अमीबॉइड मूवमेंट क्रिएट करती है। क्या क्या करती है, इसके अंदर कैपेबल होती है कि अमीबॉइड मूवमेंट कर ले जाती है। ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट का मतलब समझे, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी अपना शेप क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। जैसे अमीबा अपना शेप चेंज कर लेता है, जैसे अमीबा होता है जो बहुत सारे ओशियन में प्रेजेंट होता है, जिस अमीबा क्या करता है, जैसे ही फूड पार्टिकल आता है उसी तरीके से अपना शेप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक है ना, जब वो अपने उस अकॉर्डिंग शेप को जब चेंज करता है तो वैसे ही डब्ल्यूबीसी चेंज कर लेती है। जैसे मान लो, अगर मान लो डब्ल्यूबीसी को ब्लड कैपिलरी से टिश्यू में जाना है, क्योंकि टिश्यू में मान लो इन्फेक्शन क्रिएट हो गया है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो कैसे जाएगी, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, अमीबॉइड मूवमेंट करना, इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये अमीबॉइड मूवमेंट अच्छे से कर ले जाती है। ठीक है ना, इसके अंदर यही तो एक अच्छी कैपेबिलिटी है अमीबॉइड मूवमेंट की। ये क्या करती है, डब्ल्यूबीसी अपना शेप को तुरंत चेंज कर लेती है, शेप को तुरंत चेंज कर लेती है, और ब्लड कैपिलरी से टिश्यू में स्क्वीज आउट हो जाती है। क्या हो जाती है, स्क्वीज आउट हो जाती है ब्लड कैपिलरी से टिश्यू में। ठीक है ना, ब्लड कैपिलरी से निकल के टिश्यू में चली जाती है। चाहे मान लो टिश्यू, अगर इसका मान लो टिश्यू इतना है और डब्ल्यूबीसी इतनी बड़ी है, तो ये अपनी इस टिश्यू के अकॉर्डिंग अपना शेप चेंज कर लेती है, छोटी सी हो जाएगी, यानी स्मॉल पार्टिकल में हो जाएगी, उसके अंदर इंटर कर जाएगी। ठीक है ना, यही होता है अमीबॉइड मूवमेंट। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे हम, डायापेडेसिस। क्या बोलोगे हम, डायापेडेसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डायापेडेसिस। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट चौथा पॉइंट लगते हैं। ल्यूकोसाइट्स, कलरलेस एंड लैक हीमोग्लोबिन हो गया। अब चौथा पॉइंट हम इसके शेप के बारे में कर लेते हैं बात। ल्यूकोसाइट का जो जनरली शेप होता है, ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शेप कैसा होता है, इर्रेगुलर। कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप, यानी कि जिसका कोई शेप नहीं होता है। जिसका कोई शेप नहीं होता है उसको हम इर्रेगुलर शेप बोलते हैं। ठीक है ना, ये हो गया ल्यूकोसाइट। हम पांचवा पॉइंट बात करते हैं, ल्यूकोसाइट क्या करते हैं, जब ल्यूकोसाइट कभी कभी अपना शेप चेंज कर लेती है। अभी मैंने बताया था ना डायपेडेसिस कंडीशन, ल्यूकोसाइट क्या कर लेती है, अपना शेप चेंज कर लेती है अमीबॉइड मूवमेंट के लिए। मान लो उसको ब्लड कैपिलरी से टिश्यू में जाना है, तो क्या, तो ये क्या करेगी, ये आपको अमीबॉइड मूवमेंट अच्छे से स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये अमीबॉइड मूवमेंट के वजह से ही ल्यूकोसाइट क्या है, इतनी एक्टिव रहती है। ठीक है ना, जैसे ही मान लो पैथोजन ने टिश्यू पे अटैक किया, ठीक है, मान लो ये क्या है तुम्हारा टिश्यू। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, टिश्यू। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, टिश्यू। ठीक है, और मान लो ये तुम्हारे इस रीजन पे टिश्यू पे उसने अटैक किया पैथोजन ने। पैथोजन ने इस वाले टिश्यू पे अटैक किया। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का शेप ये है, ऐसा है, डब्ल्यूबीसी का शेप इतना बड़ा है और टिश्यू तुम्हारा इतना सा है। ठीक है ना, तो डब्ल्यूबीसी इतने से टिश्यू में कैसे जाएगी, इंटर कैसे करेगी, इस पैथोजन को कैसे डिस्ट्रॉय करेगी। तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है, डब्ल्यूबीसी अभी मैंने क्या बताया, डब्ल्यूबीसी किस लिए कैपेबिलिटी है डब्ल्यूबीसी की, अमीबॉइड मूवमेंट के लिए। तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है, यहां पे अपना अमीबॉइड मूवमेंट स्टार्ट कर देती है इस साइड जाने के लिए।
जैसे ही WBC अपना शेप को चेंज कर लेती है तो वो टिश्यू के अकॉर्डिंग अपने शेप को चेंज करती है। अगर टिश्यू इतना है तो WBC इतनी सी हो जाती है, ठीक है। इसलिए WBC टिश्यू के अंदर इंटर कर जाती है और अपने पैथोजन पे अटैक कर देती है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हम अमीबाइड मूवमेंट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम अमीबाइड मूवमेंट, और प्रोसेस को बोलते हैं हम डायापेडेसिस। क्या बोलते हैं हम? डायापेडेसिस, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 5वां पॉइंट क्या लिखेंगे? यही वाला लिखेंगे, दे चेंज इन शेप, दे चेंज इन शेप, they change in shape of amoeboid movement, ठीक है, ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट। और उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अमीबॉइड मूवमेंट, इट इज स्क्वीज आउट, इट इज squeeze out blood capillaries, ठीक है, blood capillaries to tissue, मैंने अभी क्या बताया था? जो WBC होती है वो अपने शेप को चेंज कर लेती है, किसके अकॉर्डिंग? टिश्यू के अकॉर्डिंग। अगर मान लो उसको ब्लड कैपिलरी से टिश्यू में जाना है, टिश्यू का अगर डायमीटर कम है, साइज कम है, तो वो अपना भी साइज उसी अकॉर्डिंग क्या कर लेती है? कम कर लेती है, ठीक है ना। यही लिखा है, ठीक है। जैसे ही अपना साइज कम कर लेती है वैसे स्क्वीज आउट करके कैपिलरी से टिश्यू में इंटर कर जाती है, और जहां पे भी पैथोजन का एरिया अटैकिंग एरिया होता है वहां पे वो पूरी तरह से अटैक कर देती है, ठीक है ना। उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, इनगल्फ कर देती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 5वां पॉइंट, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ये तो हमारा 5वां पॉइंट हो गया, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। 6वां पॉइंट पे बात करते हैं। ये जनरली पाई कितनी जाती है? ये जनरली कितनी पाई जाती है? चलो उस पे बात कर लेते हैं अब हम। ये ल्यूकोसाइट्स आर जनरली इन नॉर्मल्स, ल्यूकोसाइट आर जनरली, ठीक है, प्रेजेंट इन नॉर्मल एडल्ट पर्सन, नॉर्मल एडल्ट पर्सन में कितनी पाई जाती है ल्यूकोसाइट? 6000 से 8000 के बीच में पर mm³, ठीक है ना। 6000 से 8000, हाँ इतनी पाई जाती। 1 मिनट, 6000 से 8000 WBC ऑफ ब्लड, WBC ऑफ ब्लड पर mm³, ये हो गया, ठीक है ना। जनरली ल्यूकोसाइट यानी कि जिसको हम WBC बोलते हैं वो आर जनरली प्रेजेंट नॉर्मल एडल्ट पर्सन में कितनी होती है? 6000 से 8000 WBC ऑफ ब्लड पर mm³। ये तो हो गया हमारी नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। ये तो नॉर्मली से मतलब कि ये इंट्रोडक्शन हो गए, ये सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए। देखो अगर ये जनरली पॉइंट्स अगर पता ना हो तो फिर बेकार है, ठीक है ना, पढ़ना, ठीक है। तो ये जनरली पॉइंट्स पता होने चाहिए ऐसे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगर WBC बढ़ गई तो कैसी कंडीशन आ जाती है, अगर कम हो गई तो कैसी कंडीशन होती है, अगर ब्लड में अगर
WBC बढ़ गई तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, और क्या बोलते हैं उस चीज को, ठीक है, उसकी WBC की लाइफ स्पैन क्या है। अभी चलो स्टार्ट करते हैं, धमाके तरीके से स्टार्ट करते हैं इसी चीज को, एक धमाके तरीके से स्टार्ट करते हैं इसी चीज को। ठीक है, एक धमाके तरीके से इस चीज को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। 7 पॉइंट कौन सा है, ठीक है। 7 पॉइंट में अगर हम बात करें WBC की लाइफ स्पैन, ल्यूकोसाइट की जो लाइफ स्पैन होती है, ल्यूकोसाइट्स लाइफ स्पैन कितनी होती है ल्यूकोसाइट की लाइफ स्पैन, कोई बता सकता है? 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन तक ये जीवित रहती है हमारी सेल। ये जो WBC होती है ये 12 से 20 दिन हमारे ब्लड कैपिलरी में या टिश्यू में जिंदा रहती है। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय यानी कि मर जाती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर से न्यू WBC का फॉर्मेशन होता है, फिर से 12 से 20 दिन रहती है, फिर मर जाती है। ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी में प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। ओके, समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 8वें पॉइंट पे। अगर हम 8वें पॉइंट पे बात करते हैं तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर WBC बढ़ गई तो क्या बोलते हैं, अगर WBC अगर कम हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम WBC अगर ल्यूकोसाइट, जिसको हम WBC नाम दिया है, ल्यूकोसाइट्स आर इंक्रीज इज कॉल्ड क्या, कौन सी प्रोसेस, क्या अगर ल्यूकोसाइट बढ़ गई तो क्या बोलोगे? इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलोगे? ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। साइटोसिस का मतलब होता है बढ़ना, ल्यूकोसाइट का मतलब होता है ल्यूकोसाइट, यानी ल्यूको का मतलब होता है तुम्हारी WBC, साइटोसिस का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। अगर हम 9वां पॉइंट बोले, अगर यही चीज बोले, अगर ल्यूकोसाइट अगर कम हो गई यानी कि WBC, ठीक है, अगर ल्यूकोसाइड आर डिक्रीज इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? ल्यूकोपेनिया। क्या बोलोगे? ल्यूकोपेनिया। ये क्या हो गई? ल्यूकोपेनिया। देखो, अगर ल्यूकोसाइट कम हो गई तो उसको ल्यूकोपेनिया बोलते हैं, ठीक है। और अगर ल्यूकोसाइट बढ़ गई तो ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। 2 कंडीशन आ जाती हैं ल्यूकोसाइट्स में। ल्यूकोसाइट बढ़ गई तो ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइट कम हो गई तो ल्यूकोपेनिया बोल देते हैं, ठीक है। और चलो एक कंडीशन मैं पूछ लेता हूं, अगर ब्लड में TLC का काउंट बढ़ गया, TLC का मतलब समझे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अगर बढ़ गया ब्लड में तो क्या होगा? कोई बता सकता है? अगर टोटल ल्यूकोसाइट अगर काउंट बढ़ गया ब्लड में तो क्या होगा? चलिए बताओ। चलो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बता देता हूं, 10वां पॉइंट है, अगर ल्यूकोसाइट, अगर TLC आर इंक्रीज इन ब्लड, अगर TLC यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट, जिसका फुल फॉर्म क्या है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अगर बढ़ गया ब्लड में तो क्या हो जाएगा हमको? अगर टोटल ल्यूकोसाइट अगर हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है हमको? जरा बताइए मोहतरमा, क्या हो जाएगा? तो ल्यूकोसाइट अगर बढ़ गया तो कौन सी वो हो जाएगी हमको बीमारी? ल्यूकेमिया।
ल्यूकेमिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं हम, ब्लड कैंसर, ठीक है, ये बोलते हैं हम, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई खैनी मैनी नहीं खाता है फिर भी उसको ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक है ना, वो इसी वजह से हो जाता है क्योंकि उनकी टीएलसी काउंट बढ़ जाती है ब्लड में। इसलिए जब टीएलसी काउंट बढ़ जाती है ब्लड में तो जितनी भी जो डब्ल्यूबीसी जो नॉर्मली फंक्शन पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको खाने लगती है, तो एक चीज बना दी है, कैंसर सेल्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जैसे ही जब कैंसर सेल्स का फॉर्मेशन होती है तो वो तुम्हारी आरबीसी ऑक्सीजन लेवल पे ही इफेक्ट डालती है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगती है, ठीक है। तो ऐसी बीमारी होने लगती है, ठीक है। एक तो ये हो गया, मुंह से खून आने लगता है, ओके, एक तो ये हो गया, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कम होती है किन किन चीजों से, आरबीसी और प्लेटलेट से। डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट आर शॉर्ट लिव्ड, leukocytes are leukocyte are less than RBC and platelets, RBC and प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट क्या होती है, आरबीसी और प्लेटलेट से कम होती है, ठीक है ना। आरबीसी और प्लेटलेट से क्या होती है, बहुत कम होती है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इन सब चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा ल्यूकोसाइट्स के बारे में, ठीक है। अब ल्यूकोसाइट्स क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड भी होती है क्योंकि इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, इसलिए उसको शॉर्ट लिव्ड बोलते हैं हम, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, ये तो हमारा ल्यूकोसाइट्स के बारे में हो गया, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट्स आर डिवाइड इन टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होती है ल्यूकोसाइट्स, कोई बता सकता है? ल्यूकोसाइट आर डिवाइड इन टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होती है ल्यूकोसाइट? पहली तो ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। पहली कौन सी होती है? ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। चलो हम एक बात करते हैं, जब ल्यूकोसाइट दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, तो ग्रेनुलोसाइट्स का नाम क्यों पड़ा? ए ग्रेनुलोसाइट्स क्यों बोल रहे हैं हम? कुछ दिमाग में चल रहा है? ग्रेनुलोसाइट्स क्यों बोलते हैं हम ग्रेनुलोसाइट्स को ग्रेनुलोसाइट्स, और ए ग्रेनुलोसाइट्स को क्यों बोलते हैं हम ए ग्रेनुलोसाइट्स? कोई बता सकता है? ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में, हम डिटेल्स में बात करते हैं, ठीक है, और पढ़ते हैं हम एक धमाके तरीके से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो पहला पॉइंट क्या बोलो? ग्रेनुलोसाइट्स के क्या समझ में आ रहा है? ग्रेनुलोसाइट्स नाम से इसका काम समझ में आ रहा है। ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में क्या समझ में आ रहा है? ग्रेनुलोसाइट्स यानी कि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? ग्रेन्यूल्स। तो सबसे पहले क्या बोलोगे यहां पे? The granules contain in cytoplasm. They are granules
कंटेन इन साइटोप्लाज्म, कंटेन इन साइटोप्लाज्म, ये हो गया, ठीक है, कोई इशू, ये हो गया। दे आर ग्रेन्यूल्स कंटेन इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स अगर हैं तो उसको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, अगर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है तो उसको ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। और ग्रेनुलोसाइट्स के एक और खास प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है खास एक, क्योंकि ये क्या होती है, स्टैनिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड होती है, ये कैपेबल होती है, दे कैपेबल इन स्टैनिंग प्रॉपर्टी, दे कैपेबल इन स्टैनिंग प्रॉपर्टी, दे कैपेबल इन स्टैनिंग प्रॉपर्टी, क्या करती है, स्टैनिंग प्रॉपर्टी को क्या कैपेबल करती है, ठीक है। यहां पर ये भी बोल सकते हैं स्टैनिंग प्रॉपर्टी को मेंशन करती है ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स में बहुत सारी सेल्स आती हैं, चलो कौन कौन सी, ग्रेनुलोसाइट भी डिवाइड हुए 3 टाइप में, ग्रेनुलोसाइट्स आर डिवाइड इन, यहां पर बोल देते हैं ग्रेनुलोसाइट्स आर 3 टाइप्स, डिवाइड्स थोड़ा ऑकवर्ड लग जाएगा, ठीक है ना। ग्रेनुलोसाइट्स आर 3 टाइप्स, 3 टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स में, ग्रेनुलोसाइट्स आर 3 टाइप्स, ठीक है ना। कौन कौन से, ये ग्रेनुलोसाइट्स आर 3 टाइप्स, कौन कौन से, कौन कौन से टाइप हो गए, पहला तो यूसिनोफिल, यूसिनोफिल्स, दूसरा बेसोफिल, ठीक है, और तीसरा न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये हो गए ईसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये आ गए हमारे ग्रेनुलोसाइट के अंडर में, ठीक है। और सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट्स है, ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में 3 चीज हमेशा याद रखना, पहला ग्रेन्यूल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में, इसलिए इसको ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। दूसरा क्या काम है इसका, कैपेबल होती है, स्टैनिंग प्रॉपर्टी को क्या करती है, कैपेबल करती है, ठीक है। और तीसरा क्या है, 3 टाइप्स में होती है, ईसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स, ये हमेशा 3 चीजें याद रखना, ठीक है। अब हम थोड़ा ईसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स के भी बारे में पढ़ लेते हैं, ये तीनों सेल्स क्या है, ठीक है, हाँ, जैसे कि हमने अभी ल्यूकोसाइट पढ़ा था ना, इसका न्यूक्लियस न्यूक्लिएटेड था, ठीक है। अब इनके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईसिनोफिल के बारे में, कैसे स्टार्ट करते हैं, ईसिनोफिल्स, सबसे पहले हम लेट्स स्टार्ट करते हैं ईसिनोफिल्स, ठीक है। ईसिनोफिल्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। पहला जो हमारा है ईसिनोफिल्स, ठीक है, पहला क्या हमारा ईसिनोफिल्स, ठीक है। सबसे पहले हम इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, कौन कैसा होता है, बाइलोब्ड, न्यूक्लियस आर बाइलोब्ड। पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, तो कैसा है न्यूक्लियस, कैसा है इसका, बाइलोब्ड, कैसा है, बाइलोब्ड, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा है इसका, बाइलोब्ड है, ठीक है। अरे यार मार्क करो, खिसक रही है। न्यूक्लियस कैसा है इसका, बाइलोब्ड है, हो गया। चलो बात करते हैं हम ईसिनोफिल्स के बारे में, ठीक है। ईसिनोफिल्स में सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, ईसिनोफिल्स में न्यूक्लियस कैसा रहता है हमारा, बाइलोब्ड होता है। देखो सब सारी सेल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, जिससे अगर कोई कल पूछेगा ना
तो हम बता दें, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि नहीं नहीं सर हम तो नीट पढ़ रहे हैं, हम तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको एनसीईआरटी तो फॉलो करनी ही है, लेकिन हमको कुछ चीज़ें और भी जाननी है। जैसे कोई भी चीज़ पूछेगा ना तो उसको हम तुरंत बता दें, उसको ये ना लगे कि ये तो एनसीईआरटी का रट्टू तो होता है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं ईशनोफिल्स के बारे में। तो उसका बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। दूसरा अगर पॉइंट के बारे में बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या क्या बोलोगे, ठीक है। तो ये अगर हम इसकी रेंज के बारे में यानी कि काउंटिंग के बारे में बात करें तो कितनी पाई जाती है, 2 से 3% WBC, टोटल WBC काउंट, टोटल WBC में ईशनोफिल कितनी पाई जाती है, 2 से 3%। चलो इसको हम एक थोड़ी मॉडिफाइड तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। मॉडिफाइड तरीके से लिखते हैं हम इसको, ईशनोफिल आर प्रेजेंट इन 2 से 3%, ईशनोफिल आर प्रेजेंट इन 2 to 3% ऑफ WBC, ठीक है। ये सही रहेगा, ईशनोफिल प्रेजेंट होती है 2 से 3% WBC में, ठीक है, ये वाला, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका फंक्शन क्या है, दे रेसिस्ट, ये रेसिस्ट क्या करती है, रेसिस्ट क्या करती है, ठीक है। दे रेसिस्ट क्या करती है, जल्दी बताओ। दे रेसिस्ट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन विथ एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। दे रेसिस्ट क्या करती है, इन्फ्लामेटरी विथ एलर्जिक रिएक्शन, विथ एलर्जिक रिएक्शन, ये दोनों का काम करती है। इन्फ्लामेशन का भी काम करती है और एलर्जिक रिएक्शन का भी काम करती है, ठीक है ना। अगर एक ईशनोफिल अगर बढ़ गई तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी हो जाएगा, एलर्जी भी हो जाएगी, ठीक है। जब हमको एलर्जी हो जाती है ना, तो एलर्जी क्यों हो जाती है, हमारी ईशनोफिल्स जब हमारे ब्लड में बढ़ जाती है तो हमको एलर्जी हो जाती है, ठीक है ना। तो हम खुजाते पड़ते हैं, खुजली का वो इसी वजह से बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे जो ब्लड में ईशनोफिल का लेवल बढ़ जाता है। 2 से 3% की जगह से 6, 7, 8% हो जाता है, इसलिए हमको एलर्जी हो जाती है, ठीक है। ये तो होगा हमारा ईशनोफिल के बारे में, ठीक है। अब हम अगर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बेसोफिल, ठीक है। बेसोफिल के बारे में पढ़ते हैं। ईशनोफिल तो ये चलो ठीक है, बेसोफिल के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा दूसरी बेसोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल के बारे में पढ़ते हैं। बेसोफिल के बारे में पहला पॉइंट क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो जो इसका न्यूक्लियस है, दे आर 2 to 3 लोब्स न्यूक्लियस, दे आर प्रेजेंट इन 2 to 3 न्यूक्लियस, यानी कि 2 से 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं बेसोफिल के अंदर, ठीक है। बेसोफिल के अंदर 2 से 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसकी WBC का हम इसकी काउंट के बारे में बात करें तो क्या बोलोगे, इट इज प्रेजेंट इन 0.5 से 1% ऑफ WBC, ये 0.5 से लेकर के 1% तक पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है, हाँ एक और चीज, बेसोफिल क्या करती है, सिक्रीट करती है। तो बेसोफिल आर सिक्रीटिंग, बेसोफिल क्या करती है, सिक्रीट करती है 3 चीजों को। कौन कौन सी चीजों को सिक्रीट करती है वो मैं अभी बता रहा हूं। बेसोफिल का यही एक मेजर फंक्शन है, दूसरा तो कॉमन फंक्शन है उसका। पहला कि मेजर फंक्शन पढ़ लेते हैं बेसोफिल का, क्या क्या सिक्रीट करती है, हेपेरिन, हिस्टाडाइन और
हेपेरिन, हिस्टाडाइन और सेरोटोनिन और सेरोटोनिन। ठीक है, सबसे पहले हेपेरिन, हिस्टाडाइन और सेरोटोनिन, ये तीन ऐसी चीजें उनको बेसोफिल क्या करती है, सिक्रेट करती है, यानी या फिर रिलीज कर देती है। ठीक है ना, ये और जो और ये हेपेरिन है ना, हेपेरिन, ये जो हेपेरिन होता है जो हमारे बॉडी के अंदर है, जो बेसोफिल सिक्रेट करती है, इसके वजह से ही हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है ना, सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो सर्कुलेट करता रहता है ब्लड, इसलिए इसी के वजह से ही ब्लड क्लॉट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, इसी हेपेरिन की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, बाहर निकल जाता है तो क्लॉट हो जाता है एयर के कांटेक्ट में। ठीक है, हाँ, अगर चौथा पॉइंट लेंगे तो बेसोफिल क्या इसका काम क्या है, दे रेसिस्ट इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ये क्या रेसिस्ट करती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को रेसिस्ट करती है। ठीक है, दे रेसिस्ट इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं बेसोफिल से। बेसोफिल आर प्रेजेंट इन 2 से 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं बेसोफिल के अंदर। इट इज प्रेजेंट इन 0.5 से 1% ऑफ WBC, यानी कि WBC में 0.5 से लेकर 1% तक ये, यानी कि इतनी रेंज में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, इतने अमाउंट काउंट में प्रेजेंट होती है। बेसोफिल आर सिक्रेटेड इन हेपेरिन, हिस्टाडाइन एंड सेरोटोनिन। ये बेसोफिल क्या करती है, 3 टाइप के ये चीजों को सिक्रीट करती है, जिससे हमारे जो ब्लड के अंदर सिक्रीट करती है, जिससे हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन मेंटेनिंग कैपेसिटी रहे वो मेंटेन रहे। ठीक है, हेपेरिन का काम क्या होता है, ये ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करता है, कोगुलेट नहीं होने देता है, यानी कि क्लॉट नहीं होने देता है ब्लड के अंदर। और चौथा काम क्या करता है, ये रेसिस्ट करता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को क्या कर देता है, ये रेसिस्ट कर देता है। ठीक है, ये रेसिस्ट करता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को। ये 4 चीजें ना हमेशा याद रखना, ये बहुत सारी 4 चीजें ना बहुत आगे तक ले जाएंगी। ठीक है, गहराई की बात बोल दी, बहुत आगे तक ले जाएंगी। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल्स। क्या पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, न्यूट्रोफिल्स। तीसरी जो हम पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस कैसा रहता है, 2 to 7 लोब का, यानी कि 2 से 7 लोब होते हैं न्यूक्लियस के। न्यूट्रोफिल्स में कितने होते हैं, पहला पॉइंट में क्या बोलोगे न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस के बारे में क्या बोलोगे, कितना, 2 से 7 लोब का न्यूक्लियस होता है न्यूट्रोफिल में। ठीक है ना, दे कंसिस्ट ऑफ 2 to 7 लोब्ड ऑफ न्यूक्लियस, दे प्रेजेंट इन 2 to 7 lobed of nucleus, 2 to 7 lobed of nucleus। ठीक है, 2 से 7 लोब का न्यूक्लियस होता है न्यूट्रोफिल्स के अंदर, 2 to 7 लोब्ड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में 2 से 7 लोब पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स में 2 से 7 लोब पाए जा रहे थे, ईस्नोफिल में ओनली 2 लोब पाए जाते थे न्यूक्लियस में, और बेसोफिल में 2 से 3 लोब पाए जा रहे थे न्यूक्लियस में। ठीक है, समझना, न्यूट्रोफिल्स आर प्रेजेंट इन न्यूट्रोफिल आर प्रेजेंट इन 60 से 65% पाई जाती है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स कितनी परसेंट पाई जाती है, 60 से 65% पाई जाती है WBC। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट में एक सेल्स होती है न्यूट्रोफिल, 60 से 65% ये क्या पाई जाती है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा ऑफ WBC लिख दे। ठीक है, ऑफ WBC ये न्यूट्रोफिल्स होती है 60 से 65% पाई जाती है। कितनी, 60 से 65% पाई जाती है WBC।
WBC में न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। दूसरा तो ये हो गया। तीसरा अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, कुछ फीमेल मैमल्स में जो न्यूट्रोफिल्स होती है, न्यूट्रोफिल्स का जो स्फेरिकल लोब्ड होता है, ठीक है, जो वो न्यूक्लियस से अटैच होता है, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल्स का जो स्फेरिकल लोब्ड होता है न्यूक्लियस से अटैच रहता है, इसी लोब को हम बोल देते हैं स्टिक ड्रम। क्या बोलते हैं? स्टिक ड्रम है, सेक्स क्रोमेटिन और बार बॉडी, ऐसी चीजें बोल देते हैं। तो तीसरा पॉइंट में क्या बोलोगे, क्या लिखोगे? तीसरा पॉइंट में अभी मैंने बताया था, तो इस टाइप से लिखेंगे हम तीसरा पॉइंट, फीमेल मैमल्स, हाँ, तीसरा पॉइंट लिखेंगे फीमेल मैमल्स आर स्फेरिकल लोब, अटैच इन न्यूक्लियस, अटैच इन न्यूक्लियस, ठीक है, अटैच इन न्यूक्लियस। दिस लोब इज कॉल्ड, इस लोब को क्या बोल देंगे हम? स्टिक ड्रम। क्या बोल देंगे हम इसको? स्टिक ड्रम। इस लोब को हम क्या बोल देते हैं? स्टिक ड्रम, या फिर इसका बोल देते हैं हम सेक्स क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमेटिन। ये और बार बॉडी, ठीक है, ये हो गया। जो फीमेल मैमल्स होते हैं उसका जो स्पेरिकल लोब होता है अटैच होता है न्यूक्लियस से, ठीक है, और इसी लोब को क्या बोल देते हैं? हम स्टिक ड्रम बोल देते हैं। यही स्टिक ड्रम को हम सेक्स क्रोमेटिन या बार बॉडी के नाम से हम जान जाते हैं, सीधी, ठीक है। अरे यार ये साला गिर गया, ठीक है। ये फीमेल मैमल्स आर स्फेरिकल लोब अटैच इन न्यूक्लियस, दिस लोब इज कॉल्ड स्टिक ड्रम, सेक्स क्रोमेटिन और बार बॉडी। ये सारी चीजें ये है, ठीक है। अब इसका हम बात कर देते हैं न्यूट्रोफिल्स के, हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन तो एक ही है, ये क्या करती है? फैगोसाइटोसिस का काम करती है। न्यूट्रोफिल्स का एक जो मेजर फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या करती है? ये बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस को क्या कर लेती है? इनगल्फ कर लेती है, खा जाती है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। क्या कर देती है? इसका अगर हम मेजर दे, एक मिनट जस्ट गलत लिख गया। इट इज मेजर फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस, मेजर फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस, यानी कि ये फैगोसाइटोसिस का काम करती है। इट इज मेजर फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है इनगल्फ कर लेना। क्या कर लेना? इनगल्फ कर लेना, यानी कि बैक्टीरिया एंड वायरस को इनगल्फ कर लेती है, यानी खा जाती है। क्या कर जाती है? बैक्टीरिया, वायरस और फंजी क्या 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 करती है? खा जाती है, ठीक है ना, कि खा जाती है, इसी को बोलते हैं हम फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस ये हो गया हमारा ग्रैनुलोसाइट्स का, ठीक है। ग्रैनुल न्यूट्रोफिल्स में सबसे पहला पॉइंट क्या है? दे प्रेजेंट 2 to 7 लोब ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूट्रोफिल में 2 से 7 लोब का न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरा पॉइंट में क्या बोलोगे? न्यूट्रोफिल्स में जो प्रेजेंट होती है WBC में 60 से 65% प्रेजेंट होती है। फीमेल मैमल्स में जो स्फेरिकल लोब होता है न्यूक्लियस का वो अटैच होता है, जो स्फेरिकल लोब होता है वो अटैच होता है फीमेल मैमल्स का न्यूक्लियस पे, ठीक है। इसी लोब को हम बोल देते हैं स्टिक ड्रम या सेक्स क्रोमेटिन और बार बॉडी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो मेजर फंक्शन होता है न्यूट्रोफिल्स का, फैगोसाइटोसिस का काम होता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? इंगल्फ,
इंगल्फ का मतलब होता है खा जाना, यानी जैसे आप खाना खाते हैं वो चीज़, जैसे बैक्टीरिया फैगोसाइटोसिस जो न्यूट्रोफिल्स होती है, बैक्टीरिया वायरस फंजाई को खाती है, लेकिन हम खाना खाते हैं, बैक्टीरिया वायरस फंजाई को नहीं खाते हैं। ठीक है, हाँ, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। क्या पढ़ते हैं हम? ए ग्रेनुलोसाइट्स। ये तो ग्रेनुलोसाइट आर एंडेड स्टार्ट दिस ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट एंडेड हो चुका है, अब स्टार्ट करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, हम भी भाई ऐसे चलाएंगे, ये मज़ा आता है, इसमें एक्सरसाइज हो जाती है, लेफ्ट आर्म बन जाएगा अच्छे से, जिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट इसके काम से ही नाम दिख रहा है, इसका नाम से ही काम है। ठीक है ना, थोड़ा उल्टा बोल दिया था, इसका नाम से ही काम है। काम क्या है? इसके अंदर लैग ग्रेन्यूल्स कहाँ पे कंटेन साइटोप्लाज्म, कंटेन साइटोप्लाज्म, यानी कि इसमें बहुत कम ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसके साइटोप्लाज्म में बहुत कम ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी पाए जाते हैं। इसको एक ग्रेनुलोसाइट बोलेंगे। एक ग्रेनुलोसाइट डिवाइड हुई है 2 पार्ट में, यानी कि 2 टाइप्स में है एक ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट आर 2 टाइप्स। कौन कौन से? पहला मोनोसाइट और दूसरा लिम्फोसाइट। समझ में आई? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। चलो इन सब चीज़ों के हम यहीं पढ़ लेते हैं, बात ख़त्म ही करते हैं यहीं पे। ठीक है, इसका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं, अलग से नहीं लिखते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मोनोसाइट्स के का जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है? कोई बता सकता है? मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस कैसा होता है? जल्दी बताओ, मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? मोनोसाइट्स का जल्दी बताओ, मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस का शेप क्या होता है? किडनी शेप। कैसा होता है? किडनी शेप। पहला पॉइंट क्या लगोगे? प्रेजेंट द क्या बोलोगे? न्यूक्लियर शेप कैसा होता है इसका? किडनी शेप। क्या होता है? न्यूक्लियस इसका कैसा होता है? न्यूक्लियस कैसा प्रेजेंट होता है? किडनी शेप में। न्यूक्लियस इसका कैसा होता है? इट इज प्रेजेंट इन किडनी शेप ऑफ न्यूक्लियस। पहला पॉइंट क्या बोलोगे? इट इज प्रेजेंट इन किडनी शेप ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें क्या किडनी शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यानी जैसा हमारी किडनी का शेप होता है वैसे हमारी न्यूक्लियस का शेप होता है। ठीक है, इसको हम इसलिए हमने बोल दिया किडनी शेप मोनोसाइट्स में। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? मोनोसाइट्स में क्या, मोनोसाइट्स कैसी होती है? अमीबॉइड शेप जैसी। ठीक है ना, अमीबॉइड शेप जैसी होती है मोनोसाइट्स। कैसी होती है? अमीबॉइड शेप। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर ले मोनोसाइट्स की, तो मोनोसाइट में कैसा होता है? अमीबॉइड शेप कंपेरिजन टू डब्ल्यूबीसी में, ठीक है ना, इरेगुलर शेप था, इसमें कैसा? अमीबॉइड शेप। मोनोसाइट में इट इज प्रेजेंट इन अमीबॉइड शेप। दूसरा, मोनोसाइट्स आर प्रेजेंट इन अमीबॉइड शेप।
दूसरा एक मिनट, हाँ चलो हम बात कर लेते हैं, दे आर मोनोसाइट्स की बात कर लेते हैं। ये जो मोनोसाइट्स होती है हमारी, मोनोसाइट पहला पॉइंट तो क्या होगा, मोनोसाइट में पहला पॉइंट क्या होगा, इट इज प्रेजेंट इन किडनी शेप ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि इसमें न्यूक्लियस की बात करें तो किडनी शेप का पाया जाता है। दूसरा क्या है, मोनोसाइट जितनी भी WBC होती हैं, जितनी भी WBC हैं, चाहे वो ईसनोफिल हो, चाहे वो बेसोफिल हो, चाहे न्यूट्रोफिल हो, चाहे पर वो चाहे पर वो लिम्फोसाइट्स हो, ठीक है, जितनी भी WBC सेल्स होती हैं उससे सबसे बड़ी सेल्स होती है मोनोसाइट। सबसे बड़ी क्या होती है, दे आर लार्जेस्ट सेल ऑल टाइप ऑफ WBC। ठीक है, क्या 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 है इसका काम, दे आर लार्जेस्ट सेल ऑल टाइप्स ऑफ WBC एंड अमीबॉयड शेप, एंड अमीबॉयड शेप। कैसी होती है, अमीबॉयड शेप होती है। देखो ये सबसे बड़ी सेल्स होती है सारी WBC से, उसका शेप कैसा होता है, अमीबा की तरह शेप होता है, जैसे अमीबा का शेप होता है वैसा इसका शेप होता है। चलो हम इसके बारे में, काउंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसके काउंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं तो कितना काउंट है इसका, ठीक है, अगर हम इसके काउंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं तो कितना काउंट रहेगा इसका। ठीक है, काउंटिंग के बारे में बात कर लें तो कितने कितने काउंट में है मोनोसाइट आर प्रेजेंट इन, monocytes are present in 6-8% ऑफ WBC, यानी कि WBC में 6 से 8% पाई जाती है, लेकिन सबसे बड़ी सेल्स है, देखो ये सबसे बड़ी, देखो ये सबसे बड़ी सेल्स है, लेकिन ये WBC में 6 से 8% ही पाई जा रही है, लेकिन सारी WBC से सबसे बड़ी सेल्स है, सबसे बड़ा काम कर रही है। ठीक है ना, मोनोसाइट्स में दूसरा इसका अगर हम फंक्शन की बात करें तो मोनोसाइट्स फंक्शन क्या करती है, दे रेसिस्ट इन फैगोसाइटोसिस। क्या करती है, फैगोसाइटोसिस की। इट इज मेजर फंक्शन, इट इज मेजर फंक्शन ऑफ मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। एक मिनट, फैगोसाइटोसिस। ठीक है ना, ये क्या ये क्या कर रही है, फैगोसाइटोसिस का काम भी कर रही है, 6 से 8% भी पाई जा रही है, वो सबसे लार्जेस्ट सेल है WBC में। ठीक है, ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट सेल, और फैगोसाइटोसिस का काम भी है। और मैंने बताया था फैगोसाइटोसिस का काम क्या होता है, इनगल्फ कर लेना, किसी भी चीज को क्या कर लेना, इनगल्फ कर लेना। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। ओके, अब हम चलो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कभी कभी क्या होती है मोनोसाइट, ठीक है, टिश्यू, कभी कभी मोनोसाइट क्या होती है, जब टिश्यू में इंटर करती है, मोनोसाइट जब टिश्यू में इंटर करती है तो वो क्या कर लेती है, अपना पहले शेप चेंज करती है, फिर टिश्यू में एंटर करती है। पहले क्या करती है, फैगोसाइट्स, पहले मोनोसाइट जो फैगोसाइटोसिस का काम कर रही थी, अब वो शेप चेंज करके किसका काम करेगी, मैक्रोफेजेस का। मैक्रोफेजेस में जैसे ही वो चेंज होती है उसके बाद फिर वो टिश्यू में एंटर करती है। ये इसकी खासियत है, एक इसकी क्या है, मोनोसाइट की खासियत है चेंज in shape, the shape change in phagocyte, so shape change in shape macrophages after
इंटर द टिश्यू। पहले क्या करती है, शेप को चेंज कर लेती है, उसके बाद फिर टिश्यू में एंटर करती है, जिससे कि वो डबल स्ट्रॉन्ग बन जाए। देखो फैगोसाइटोसिस सिंगल स्ट्रॉन्गर सेल्स होती है, जब वो मैक्रोफेजेस का रूप लेती है तो वो डबल स्ट्रॉन्गर सेल्स बन जाती है, यानी कि उसके अंदर डबल कैपेसिटी आ जाती है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने की। इसलिए जब टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में बहुत हाई डेंसिटी होती है हमारे पैथोजन इन्फेक्शंस की, इसलिए वहां पे कोई भी सेल्स जाने से पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आती है। सबसे पहले जब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आती है तब वो इंटर करती है टिश्यू के अंदर। जैसे कि हम एक सेल्स देख रहे हैं मोनोसाइट्स को। मोनोसाइट्स क्या करती है, उससे पहले मैक्रोफेज, सबसे पहले फैगोसाइटोसिस का काम कर रही थी, फिर उसके बाद वो मैक्रोफेजेस में चेंज हुई। जब उसके बाद डबल स्टैंडर्ड की कैपेसिटी आ गई है तब वो टिश्यू के अंदर इंटर करी, फिर उसके बाद वो पैथोजन को खत्म कर देगी। बाय बाय टाटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। ठीक है, ये तो तुम्हारी क्या हो गई, मोनोसाइट्स हो गई। अब हम उसकी बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तो लिम्फोसाइट में सबसे पहले क्या है, क्या है, लिम्फोसाइट्स एक ऐसा वर्ड है, ठीक है ना। लिम्फोसाइट्स सबसे पहले क्या क्या पॉइंट क्या है, सबसे छोटी होती है, स्मॉलर, एंड न्यूक्लियस कैसा होता है इसका, लार्ज राउंडेड। देखो छोटी है लेकिन न्यूक्लियस क्या है, लार्ज और राउंडेड न्यूक्लियस, लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस। देखो सबसे छोटी होती है लेकिन सबसे न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है, राउंडेड भी होता है। दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे, लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट इन 20 से 25%, यानी 20 से 25% पाई जाती है। ठीक है ना, 20 से 25% पाई जाती है WBC। ठीक है, ये जो लिम्फोसाइट 20 से 25% पाई जाती है। ठीक है, एक ग्रैनुलोसाइट्स में, यानी कि WBC का जो एक पार्ट है। ठीक है, तीसरा फंक्शन क्या है, लिम्फोसाइट्स क्या होती है, रिलीज करती है, लिम्फोसाइट आर रिलीज इन सीरम, सीरम को भी रिलीज करती है, या फिर इम्यूनोग्लोबिन, या इसको हम एंटीबॉडीज भी बोल देते हैं, एंटीबॉडीज, इसको हम एंटीबॉडीज भी बोल देते हैं। ठीक है ना, जिससे क्या करती है, देखो लिम्फोसाइट्स आर रिलीज इन सीरम, लिम्फोसाइट सीरम को रिलीज, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन से एंटीबॉडीज, तीन चीजों को रिलीज कर देती है। ठीक है, जिससे क्या कर, देखो जिससे एक बेनिफिट हो, जैसे ही रिलीज करती वैसे जो भी हमारे बॉडी में जो कैंसर सेल्स हैं, ठीक है, उसको क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। क्या करती है, रिजेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे कोई लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है ना, उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है, ऐसी ये। लेकिन दिल पे मत लेना, दिल पे मत लेना कोई भी चीज। लिम्फोसाइट आर रिलीज इन सीरम, लिम्फोसाइट क्या करती है, सीरम को रिलीज कर देती है। ठीक है, सीरम को रिलीज करके एंटीबॉडी रिलीज करती है, उसके बाद जो हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स जैसी चीजें होती हैं उसको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, उसको क्या कर देती है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके, समझ में आ रही, उसको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है पूरी तरह से। तो बात करते हैं हम लिम्फोसाइट की बात करते हैं। ठीक है, हमने एक ग्रैनुलोसाइट में मोनोसाइट के बारे में ही पढ़ लिया फुल डिटेल में। ठीक है, और लिम्फोसाइट के बारे में बात कर ली हमने फुल डिटेल में, लेकिन हम लिम्फोसाइट के बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट क्या होती हैं, दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है लिम्फोसाइट, दो टाइप की। पहले तो बी लिम्फोसाइट, कौन सी, बी लिम्फोसाइट्स और
टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स दो होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। ये दो टाइप की लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। जो बी लिम्फोसाइट मैंने देखो मैंने गामा ग्लोबुलिन पढ़ाया था, तब रिलेट करो, उससे रिलेट करो। जब मैंने गामा ग्लोबुलिन पढ़ाया था तब जो सिंथेसिस हो रही थी प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल इज द टाइप ऑफ बी लिम्फोसाइट, यही बी लिम्फोसाइट की टाइप थी प्लाज्मा सेल्स, ठीक है ना। यहीं से सिंथेसिस हो रही थी प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं दोनों का फंक्शन क्या है। तो दोनों का जो एक ही फंक्शन है, इम्यून रिस्पांस को मेंटेन करना है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना। क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना। एक क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती हैं, या पर ऐसे लग सकते हो, इट इज द मेजर फंक्शन ऑफ स्ट्रांग ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। अगर हम दूसरे टाइप से लिख सकते हैं, इट इज मेजर फंक्शन, इट इज मेजर फंक्शन ऑफ स्ट्रांग इम्यून सिस्टम, यानी कि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में हेल्प करती है, दोनों बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। यहां तक हो गया हमारा पूरा लिम्फोसाइट। अब इससे आगे पढ़ते हैं कि यानी कि जो लिम्फोसाइट यानी कि जो ल्यूकोसाइट का फॉर्मेशन कहां से हुआ है, ल्यूकोसाइट का अगर फॉर्मेशन है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। सारी चीजें पढ़ते हैं अभी, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इस पे पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं, कुछ मेजर पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है द प्रोसेस इज फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट यानी WBC इज कॉल्ड ल्यूकोपाइसिस, इज कॉल्ड ल्यूकोपाइसिस। देखो ल्यूकोपाइसिस का मतलब वो नहीं है WBC, देखो ल्यूकोसाइट यानी कि WBC, ठीक है। WBC का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ल्यूकोपाइसिस, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, याद होने चाहिए। दूसरा पॉइंट ग्रेनुलोसाइट, ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, ये हमेशा तुम्हारे ब्रेन में चलना चाहिए। एंड मोनोसाइट, ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट्स फॉर्म्ड कहां से होते हैं? फॉर्म्ड इन बोन मैरो, फॉर्म्ड इन बोन मैरो। देखो ल्यूकोस ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट फॉर्म्ड इन बोन मैरो। ग्रेनुलोसाइट्स में जितनी भी सारी सेल्स आती हैं और मोनोसाइट्स, इनका जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो से होता है। लेकिन लिम्फोसाइट बड़ी बेइज्जती सेल है। लिम्फोसाइट ये अकेली सारे काम करती है, सबसे डिफरेंट है। लिम्फोसाइट्स कहां से फॉर्म्ड होती है? तुम्हारी लिम्फ नोड्स और स्प्लीन और थाइमस, और कौन सा जल्दी बताओ, और पेयर पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन, और पेयर, अरे यार पैचेस, अरे कट करो इसको, पेयर पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है ना। यहां से तुम्हारी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं, हम थ्रोम्बोसाइट के बारे में पढ़ाते हैं। तुम्हारी ये WBC खत्म हो गई है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, धमाके तरीके से स्टार्ट करते हैं हम थ्रोम्बोसाइट को, ब्लड प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं हम, उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बेइज्जती बॉस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थ्रोम्बोसाइट।
थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बारे में क्या पढ़ोगे आप, जल्दी जल्दी से बजाओ। सबसे पहले इसके ब्लड प्लेटलेट्स, देखो प्लेटलेट्स के, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ रहे हो तो इसका थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, सबसे पहले इसका पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या बोलोगे इसके बारे में, जल्दी से बताओ, सोच के जल्दी से बताओ, पहला पॉइंट क्या बोलोगे। जल्दी का काम शैतान का होता है। दे आर फ्लैट एंड राउंडेड, दे आर फ्लैट एंड राउंडेड और इर्रेगुलर सेल्स। क्या होती है, फ्लैट होती है, राउंडेड होती है और रेगुलर सेल्स होती है। ठीक है ना, ये फ्लैट, राउंडेड और इर्रेगुलर शेप होती है। ठीक है ना, ये प्लेटलेट्स के बारे में बता रहा हूं। अब दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती है हमारी फ्यूअर नंबर में होती है, जो हमारी प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स आर फ्यूअर यानी कि लेस देन RBC एंड मोर देन क्या, WBC। ठीक है, यानी कि प्लेटलेट्स आरबीसी से कम होती है लेकिन WBC से ज्यादा होती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, प्लेटलेट्स are formed of megakaryocyte. प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स, जो कि स्पेशियल सेल होते हैं, स्पेशियल सेल इन बोन मैरो, यानी कि जो स्पेशियल सेल होते हैं बोन मैरो में। ठीक है, मेगाकैरियोसाइट सेल। ठीक है, जो प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ मेगाकैरियोसाइट सेल्स, यानी कि जो मेगाकैरियोसाइट्स, देखो सबसे पहले ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट में अगर जैसे आते हैं तो फ्लैट, राउंडेड, रेगुलर शेप होता है। दूसरा पॉइंट है प्लेटलेट्स लेस होती हैं आरबीसी से, तो कमी होती हैं लेकिन WBC से ज्यादा होती हैं। तीसरा पॉइंट है प्लेटलेट्स फॉर्म्ड मेगाकैरियोसाइट्स। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती है मेगाकैरियोसाइट्स फॉर्म्ड होती हैं और स्पेशियल सेल होती हैं बोन मैरो में। ठीक है ना, क्या होती हैं, बोन मैरो में स्पेशियल सेल्स होती हैं। ठीक है, इतना हो गया। यहां पे ऑफ की जगह फ्रॉम कर लेते हैं, फ्रॉम प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स क्या होती है, स्पेशियल सेल्स होती हैं बोन मैरो में। ठीक है, स्पेशियल सेल क्या होती हैं, बोन मैरो में होती हैं। लेकिन जो प्लेटलेट्स होती हैं फॉर्म्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स, समझ में आ रही, स्पेशियल सेल इन बोन मैरो। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती है फॉर्म्ड होती है मेगाकैरियोसाइट्स से, जो बोन मैरो में स्पेशियल सेल्स का काम करती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगर प्लेटलेट्स का अगर नंबर, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, हाँ, फॉर्मेशन
ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, अगर प्लेटलेट्स का अगर फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रोम्बोपाइसिस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोपाइसिस। ठीक है, थ्रोम्बोपाइसिस बोलेंगे उस समय पे। ठीक है, ये हो गया। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? जो प्लेटलेट्स जो ब्लड में जो होती हैं, द टोटल काउंट ऑफ प्लेटलेट्स इट इज प्रेजेंट इन टोटल काउंट ऑफ प्लेटलेट्स। हाँ, यानी कि बच्चों को समझ में आए, ये सही वर्ड्स रहेगा। प्लेटलेट्स आर present in platelets are present एक लाख 50,000 से 3,50,000। कितना? 3,50,000 का इधर से कहा जाता है सर लाख। हाँ, 3,50,000, 1,50,000 से 3,50,000 प्लेटलेट्स पर MMQ ऑफ ब्लड, पर MMQ ऑफ ब्लड। ये ब्लड में इतनी पाई जाती हैं, ये ब्लड में प्लेटलेट्स इतनी प्रेजेंट होती हैं, 1,50,000 से 3.5 प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्लड में। ठीक है, ये देखो बारी बारी से पॉइंट दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कुछ वैरायटी ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको वो रिलीज करती है। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स आर रिलीज इन वैरायटी platelets are released in all platelets are released in types of substance ठीक है, कौन से सब्सटेंस को रिलीज करती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन से? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन इस सब्सटेंस को क्या करती है? ये रिलीज करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को क्या करती है? रिलीज करती है। ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक रिलीज कर देती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स अगर कम हो गई तो क्या हो गया? रिडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड। अगर ब्लड में प्लेटलेट्स का अगर रिडक्शन कम हो गया तो उसको क्या बोलोगे? इट्स कॉल्ड, क्या बोलोगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। देखो अगर ब्लड में प्लेटलेट्स का अगर रिडक्शन कम हो गया, कि किसका रिडक्शन कम हो गया? प्लेटलेट्स का अगर रिडक्शन कम हो गया तो उस केस में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसी चीज को हम देखते हैं। ठीक है, किसको देखते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसी चीज को हम देखते हैं। और अगर ब्लड में अगर प्लेटलेट्स कम हो गई, अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसी चीज हमको दिख गई, यानी कि डिजीज या फिर हो गई है कोई सी, यानी कि जिसको हम यानी कि प्लेटलेट्स ब्लड में कम हो गई है, और जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसी चीज अगर हो गई है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसी चीज अगर हमको दिख गई है तो हमको एक ही चीज दिखती है। ठीक है, हमको एक ही चीज दिखती है, अगर प्लेटलेट्स अगर ब्लड में कम हो गई है तो हमारी जो क्लॉटिंग का वर्क होता है वो क्लॉट करना बंद कर देता है। जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो क्लॉट करना बंद कर देते हैं।
ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं, क्लॉट करना बंद कर देते हैं, यानी कि क्लॉट करना कम कर देते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर आर क्लॉटिंग फैक्टर आज आर लो क्लॉट, यानी कि जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होता है प्लेटलेट्स, वो क्या, वो क्लॉट करना कम कर देती है अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए ब्लड में, ठीक है ना। और जब क्लॉटिंग फैक्टर कम क्लॉट करने, अगर क्लॉटिंग फैक्टर कम क्लॉट करना कम स्टार्ट कर देगी क्लॉट करना, तो ब्लड लॉस ज्यादा होगा, हमारे बॉडी से क्या हो जाएगा, ब्लड का लॉस ज्यादा हो जाएगा। इसी वजह से जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर, जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसी जो चीज आती है हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारा ब्लड है वो कंटिन्यू लॉस होने लगता है, ठीक है ना। क्यों कंटिन्यू लॉस होने लगता है, क्योंकि जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर ही कम क्लॉट कर रहे हैं, इसलिए कंटिन्यू ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू रीजन, ठीक है। बाकी के खपत में मत पड़ना, ठीक है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक ही चीज करता है, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। क्या काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग। थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको क्लॉट करना, ठीक है। अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन की जगह थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट करना कम कर देगा, यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि ये क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर, जो हमारे ब्लड को क्लॉट करना कम कर देते हो। ब्लड ज्यादा लॉस हो जाएगा तो हमको बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, हीमोफीलिया जैसी बीमारी हो जाएगी, हम मर भी सकते हैं इसी वजह से, ठीक है। अगर इसी वजह से अगर प्लेटलेट्स कम है तो जल्दी से जल्दी ब्लड चढ़वाने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई हैं। चलो हम स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं, कहाँ गया, चलो हम स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट्स को क्या बोलते हैं हम, ब्लड प्लेटलेट्स। इसमें अगर पहला पॉइंट क्या बोलोगे, फ्लैट एंड राउंडेड इरेगुलर सेल होती है। प्लेटलेट्स कैसी होती है, फ्लैट होती है, राउंडेड होती है और इरेगुलर सेल्स होती है। दूसरा पॉइंट में क्या बोलोगे, दूसरा पॉइंट जल्दी बताओ। जो प्लेटलेट्स होती है आरबीसी से कम होती है, डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होती है। क्या होती है, आरबीसी से कम होती है और डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होती है प्लेटलेट्स। दूसरा, जो तीसरा पॉइंट क्या बोलोगे, जो प्लेटलेट्स होती है फॉर्म्ड होती है कैसे, मेगा कैरियोसाइट सेल। मेगा कैरियोसाइट्स क्या होती है, बोन मैरो, जहां बोन मैरो कहां प्रेजेंट होता है, मैंने पहले ही बताया था आरबीसी में। बोन मैरो कहां पे प्रेजेंट होता है, लॉन्ग बोन्स में। लॉन्ग बोन्स कहां पे होती हैं, हमारी जो सबसे बड़ी बोन्स हो उन्हीं को हम लॉन्ग बोन्स बोलते हैं, वहां पे हमारे बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और साथ में स्टेम सेल्स का काम होता है, रीजनरेशन कैपेसिटी होती है स्टेम सेल्स की, ठीक है ना। और जो प्लेटलेट्स फॉर्म्ड होती है मेगा कैरियोसाइट से, मेगा कैरियोसाइट्स क्या होती है, एक स्पेशल टाइप सेल्स होती हैं बोन मैरो में, ठीक है। एक स्पेशल टाइप सेल्स होती है बोन मैरो की। अब फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोपाइसिस। देखो, अगर जब प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, थ्रोम्बोपाइसिस। क्या बोलते हैं हम, थ्रोम्बोपाइसिस। क्या बोलते हैं हम उसको, थ्रोम्बोपाइसिस, ठीक है, थ्रोम्बोपाइसिस बोलते हैं, ठीक है। जो प्लेटलेट्स जो प्रेजेंट होती हैं ब्लड में, कितनी होती हैं, 1,50,000 से 3.5 लाख, 1,50,000 से लेकर के 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm³ प्रेजेंट होती हैं ब्लड में। प्लेटलेट्स होती है एक टाइप्स ऑफ सब्सटेंस को रिलीज करती हैं जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है। अगर प्लेटलेट्स अगर कम हो गई ब्लड में तो हमको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा। अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया ना, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया तो क्लॉटिंग फैक्टर भी क्लॉट करना बंद कर देंगे या फिर कम कर देंगे, जिससे अगर क्लॉटिंग फैक्टर अगर क्लॉट करना कम कर दिए तो ब्लड कंटिन्यू लॉस हो जाएगा। ब्लड कंटिन्यू लॉस होता रहेगा तो हमको ऐसे हीमोफीलिया जैसी बीमारी हो जाएंगी। अगर वो बीमारी हो गई तो हम अगर कंटिन्यू ब्लड लॉस होगा तो हीमोफीलिया जैसी बीमारी हो गई या फिर हम आगे चल के हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स कम हो रही है तो ब्लड चढ़वाओ, ठीक है ना। अगर प्लेटलेट्स की अगर बॉडी के अंदर कमी है, ठीक है ना, तो हमको ब्लड पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसलिए लोग ब्लड चढ़वाते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हो गए प्लेटलेट्स में, ठीक है। ये सारी हो गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद
तो अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे अगले लेक्चर में। अब हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे, फिर उसी लेक्चर में हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसी लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम, लिम्फ। उसके बाद चैप्टर क्लोज, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको एक और वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है ना, जिससे आपका डाउट क्लियर हो। अगर आपको कुछ और पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।